एवरीवन, दिस इज चेतना लालवानी एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एफएमवी। आज की क्लास में हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ को निकालने वाले हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो रहेगा वो हमारे आगे की क्लास जैसे डीसीएफ पे जब हम लोग फोरकास्टिंग करेंगे या टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे उसका ये बेस बन के आएगा। किस तरीके से ये निकलेगा, कैसे वो काम आएगा, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसमें देखते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको स्क्रीनर की वेबसाइट में सर्च करनी है कंपनी रिलायंस कंपनी ही सर्च करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग उसी के ऊपर काम कर रहे थे। जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हैं, स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाएं। नीचे आता है आपको बैलेंस शीट दिख रही है। इस बैलेंस शीट को पूरी तरीके से अनलॉक कर दीजिए, मतलब पूरा ब्रॉड कर दीजिए। ठीक है, सारे इसके सब हेड्स खोल दीजिए। वंस यू आर डन विद दिस, आपको इसको पूरा कॉपी करना है एंड देन आपकी एक्सेल शीट पे आ जाएंगे, जहां पे हम लोगों ने एक न्यू शीट बना के रखी है। उस पे आपको एज अ टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू होता है काम। देखो, अगर आप इसको मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या है मैंने किया है, जितने भी अभी तक हम लोगों ने काम किया है उसको पूरा एक वर्कबुक में कर लिया एक्सेल की। यहाँ पे मैंने इसको एक रॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इसे बना रहे हैं, जिसका नाम मैंने डेटा रूम दिया है इस शीट का। ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा रहेगा जिसके बेसिस पे हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ निकालने वाले हैं। हम लोगों ने पूरा एक ही वर्कबुक पे इसको कर लिया है। आपने भी अगर अलग अलग वर्कबुक्स पे बनाए हैं, वेक का चीज अलग है, डीसीएफ का अलग है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सबको एक ही बुक में कर दीजिए। ठीक है, नाउ अब इसमें हम लोग जो बेसिक फॉर्मेटिंग चेंजेस करते हैं उसे हम लोग चेंज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग होगी, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप स्क्रीन पे देखें एंड साथ साथ में ही आप परफॉर्म करते जाएं, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग हर क्लास में की जाती है, इसलिए आई वोंट रिपीट और से ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो। आपको इसको देखना है एंड बस फॉलो करते जाना है। ओके, फर्स्ट हेडिंग का कलर मैं चेंज कर लूंगी। देखो, अदर लाइबिलिटीज जो रहता है, नीचे वाली दी गई लाइबिलिटीज का पूरा वो सम है, इसलिए अदर लाइबिलिटीज का अमाउंट जो है हम लोगों ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम लोगों ने बोल्ड कर दिया है। टोटल लाइबिलिटीज के नीचे हम लोग एक स्पेस देंगे ताकि उसका बाइफरकेशन हो सके।
ग्रॉस ब्लॉक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके नीचे हम लोग नेट ब्लॉक भी क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हो गई है हमारी पूरी शीट की फॉर्मेटिंग। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने हमारे डेटा को लाया, बैलेंस शीट को लाया, एंड नाउ अब वो किस तरीके से दिख रहा है। आपको 2 मिनट पॉज कर लो, पूरा देख लो, उसी तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है। अब एक कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, ये चीज़ अपने को पता थी करके हम लोग जितना ज़्यादा री इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट को, उतनी ही ज़्यादा हमारी ग्रोथ आएगी, सब्जेक्ट टू कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल जो रहता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रोथ का फॉर्मूला अपना की क्या था? अपना ग्रोथ का फॉर्मूला था B/R, जिससे हम लोगों को ये पता चलता था कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है। अगर हमको रिटर्न ऑन बिजनेस जानना है, अभी तक हम लोग को ये पता चला कि B/R करने से रिटर्न ऑन इक्विटी आता है, तो हमको जानना है कि बिजनेस का रिटर्न ऑन बिजनेस कितना आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग री इन्वेस्टमेंट रेट निकालेंगे। री इन्वेस्टमेंट रेट को जब आप रिटर्न ऑन कैपिटल करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगी बिजनेस की ग्रोथ रेट, जो कि रहेगी हमारी इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब बिजनेस की ग्रोथ हमको पता चल जाएगी। यही इस शीट में करने वाले हैं, जो हमारे DCF में टर्मिनल वैल्यू और बाकी सारी चीज़ों का कैलकुलेशन का बेस बनने वाला है, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ में आई हो। ठीक है, अब आ जाओ आप अपनी शीट पे इंट्रिंसिक ग्रोथ की एक शीट बना लो, अपनी फॉर्मेटिंग कर लो, ग्रिड लाइंस हटाना, कॉलम ए की साइज चेंज करना, ये सब, और उस शीट पे हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ की शीट पे काम करना शुरू करते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, मतलब वही हम लोग को निकालना रहेगा। देखो, सबसे पहले हम लोग ROIC, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल निकालेंगे, री इन्वेस्टमेंट रेट निकालेंगे, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे बिजनेस की इंट्रिंसिक ग्रोथ आ जाएगी। मैंने लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ ROIC। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कर ली है इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज। अब देखो, हमको चाहिए यहाँ पे 5 ईयर्स का डेटा हमको लिखना है, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आप आ जाओ, जो हम लोगों ने अभी डेटा रूम बनाया, हमारी रॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका मैंने नाम दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 19 से करने वाले हैं। 23 हमारा लास्ट ईयर है, तो 19 से करने वाले हैं, मार्च 19, ठीक है। एंड सारे ही ईयर्स के लिए इसे कर लो ट्रैक। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे करेंट एसेट्स। इसे कर दो बोल्ड। नीचे वाली सेल्स में आ जाओ, इज इक्वल टू करेंट एसेट्स क्या क्या दिए गए आपके पास, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इक्विवेलेंट, ओके डन। इन्वेंट्रीज लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड अदर एसेट्स आइटम आ जाएंगे। करेंट एसेट्स पे आप लोग कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जो है कैश की अमाउंट नहीं आने वाली है। ये आपकी हेडिंग्स बन के तैयार हो गई है, डन। ओके, नाउ मार्च 19 का है। ध्यान रखना, इस पे काम करते वक्त आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से काम करना रहेगा कि आप मार्च 19 का ही डेटा उठा रहे हो, शुरू से डेटा नहीं उठा रहे हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो आप सेल की जो है फ्रीज आउट कर सकते हो उसको, आपकी रो को जो है हम लोग फ्रीज आउट कर लेते हैं, ताकि आपके लिए इजी हो जाए इस चीज को बनाना। व्यू टैब में आ जाएंगे, फ्रीज पेन्स में आ जाएंगे, एंड फ्रीज कर देंगे पेन को। ओके, अब यहाँ पे इजी हो गया। अब दिख रहा है आपको मार्च 19, कॉलम जे के बाद वाला, ठीक है।
मार्च 19 पे आ जाएंगे, इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज का डेटा उठाएंगे मार्च 19 का। And then you have to press enter. यही चीज सारे ही सेल्स के लिए आप लोग कर लो। इन्वेंट्रीज का भी वैसे ही निकालो, ट्रेड रिसीवेबल्स का निकाल लीजिए, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड अदर एसेट आइटम्स का, सबके लिए आपको इसकी लिंकिंग क्रिएट करके रखनी है। अच्छा, रॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया? देखो यहाँ पे रॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ये फायदा हुआ कि आप लोग डायरेक्टली लिंक कर सकते हो। अगर नहीं लिंक करते, डेटा शीट में से करते, तो एक एक चीज आपको बनानी मुश्किल हो जाती है और आपको डेटा उस तरीके से वो नहीं दिखता जैसे वो अभी रॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले प्रिफरेबल रहेगा कि डायरेक्ट डेटा शीट से डेटा मत उठाना, रॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेना, ताकि आपके लिए जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाए कि आपको बनाना कैसे है। यहाँ पे मैं टोटल का कॉलम भी ऐड कर लेती हूँ, टोटल करेंट एसेट्स बोल्ड कर दो, और ऑल्ट इज इक्वल टू करोगे तो आपको सम का फॉर्मूला दिख जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट फॉर एवरी सेल्स। बॉर्डर सेट कर लेते हैं ताकि बेटर प्रेजेंटेशन और बाइफर्केशन हो सके डेटा का। डॉटेड लाइन कलर ब्लू, इसको भी हम लोगों ने बोल्ड कर दिया। सेम फॉर्मेट को आप लोग नीचे कॉपी कर लो। अभी हम लोगों ने करेंट एसेट्स के लिए किया था ये सारी चीज़। अब हम लोग जो है करेंट लाइबिलिटीज़ के लिए करने वाले हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड कैपिटल। इसके लिए आपको करेंट एसेट्स का ये पूरा टोटल चीज़ चाहिए एंड करेंट लाइबिलिटी का भी टोटल चीज़ चाहिए। तो फिलहाल हम लोगों ने फॉर्मेटिंग सेम कर ली है। अब आप डेटा भी इंसर्ट करते जाएंगे। इसके पहले कि डेटा ऐड करो, पहले देख लो क्या क्या आ जाएगा आपकी करेंट लाइबिलिटीज़ में। दो ही चीज़ हैं आपकी करेंट लाइबिलिटीज़ में।
करेंट लाइबिलिटीज में हमारा ट्रेड पेबल्स आ जाएगा और अदर लाइबिलिटी आइटम्स आ जाएंगे। वापिस से लिंकिंग करेंगे डेटा की मार्च 19 से मार्च 23 तक का। ओके यहाँ पे आपको पूरा डेटा रेडी हो गया है, करेंट एसेट्स का भी आ गया है एंड करेंट लाइबिलिटीज का भी आ गया है। ठीक है, एक बार रीचेक कर लो कि इसने सम सही उठाया है। बिल्कुल करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट, सम सही उठाया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम लोग को निकालना है नेट वर्किंग कैपिटल। यहाँ मैंने हेडिंग दे दी है नेट वर्किंग कैपिटल की। नेट वर्किंग कैपिटल आपका कैसे आएगा? करेंट एसेट्स में से जब आप अपनी करेंट लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल आता है। ओके, वी गॉट द करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में आ सकते हैं, बिल्कुल नेगेटिव में आ सकते हैं। अगर आपकी करेंट लाइबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो वो नेगेटिव में ज़रूर से आएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग भी इसकी चेंज कर लो। ऊपर जो रहेगा पतला सा बॉर्डर ऐड कर रहे हो, नीचे पे मोटा बॉर्डर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम लोग करेंट एसेट वाला फॉर्मेट को कॉपी करेंगे, नीचे हम लोग आएंगे एंड इस फॉर्मेट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी हम लोगों को क्या निकालना रहेगा, देखो स्क्रीन पे। अब हम लोग जो है वो निकालने वाले हैं नॉन करेंट एसेट्स। जैसे करेंट एसेट्स का पूरा आप लोगों ने क्रिएट किया है कॉलम, उसी तरीके से अब नॉन करेंट एसेट्स का भी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे मैंने थोड़ी इंसर्ट कर लिए रोज, एक्स्ट्रा रोज इंसर्ट कर लिए, क्योंकि हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स का जो चीज़ है वो ज़्यादा है। ग्रॉस ब्लॉक के पहले तक के का पूरा हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। लेंथ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। देखो ये कहाँ तक क्या आ रहा है, नेट ब्लॉक आ रहा है, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, ग्रॉस ब्लॉक, एक्यूमुलेटेड डेप्थ और नेट ब्लॉक को अभी फिलहाल के लिए यहाँ से हटा लो। ठीक है, और जितनी भी एक्स्ट्रा रोज है उसे भी हटा लेना। नाउ लेंथ के लिए क्या आ जाएगा आपका, जो मार्च 19 का डेटा दिया हुआ है उसी को आप लोग जो है इंसर्ट कर लो यहाँ पर पे।
इसको कर लेते हैं टोटल, एक सेकेंड। इसको कर लो आप लोग जो है ग्रॉस ब्लॉक, ठीक है, ग्रॉस ब्लॉक किया और इसका हम लोगों ने सम निकाल लिया है। एक बार आप लोग जो है क्रॉस चेक कर लेना आपकी रॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है, ये अपना जो है सही जा रहा है बिल्कुल। उसके बाद ग्रॉस ब्लॉक के नीचे जो रहेगा आपको लिखना रहेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमारा दिया हुआ है, तो आप उसको भी यहाँ से लिंक कर लो। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, अपने को ग्रॉस ब्लॉक में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटाना है, तो हमारा नेट ब्लॉक आ जाएगा। क्योंकि हमारा सम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ऑलरेडी माइनस में लिख रही हूँ, ताकि जब ग्रॉस ब्लॉक सम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा तो ऑटोमेटिकली वो नेट ब्लॉक आएगा, मतलब कि वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करेगा। आई होप ये बेसिक सा मैथ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो रहता है हम लोगों को निकालना है नेट नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला कि सम का फॉर्मूला ऑलरेडी इस पे लगा हुआ है, अल्ट इज इक्वल टू कर लो, प्लस माइनस होके वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा और आपको नेट ये चीज शो करके देगा। इसको भी एक बार आप लोग जो है क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बन गया है ये फॉर्मेट हमारा रेडी, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स का हो गया, हमारा वर्किंग कैपिटल भी आ गया। इसमें भी जैसे बॉर्डर्स ऊपर पतला नीचे मोटा किया था, उसको हम लोग जो है कॉपी एंड पेस्ट कर लोगे फॉर्मेटिंग को, ताकि ये सेम फॉर्मेटिंग हम नीचे भी ला सको। फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की होती है, जैसे आप कंट्रोल अल्ट वी करते हो, ठीक है, उस पर फॉर्मेट को सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो टी प्रेस करोगे तो आपका सिर्फ फॉर्मेट सिलेक्ट होके कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपको निकालना है इन्वेस्टेड कैपिटल कितने, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, इसलिए आपको इन्वेस्टेड कैपिटल का अमाउंट निकालना है। इन्वेस्टेड कैपिटल का अमाउंट कैसे आएगा, नेट नॉन करेंट एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। अभी तक ये सोच रहे होगे कि यार क्यों हम लोग नॉन करेंट एसेट्स निकाल रहे हैं, क्यों नेट वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आप लोग जो है इन्वेस्टेड कैपिटल का अमाउंट को निकाल सको, राइट। ये आ गया आपका इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल आएगा तभी हमको पता चलेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल हमारा कितना आ रहा है। फिर से बॉर्डर्स एंड फॉर्मेटिंग सारे ही चीज़ों के लिए। इन्वेस्टेड कैपिटल के नीचे आपको लिखना रहेगा ईबीआईटी। ईबीआईटी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो ईबीआईटी को कैसे लिंक करोगे, स्क्रीन पे यहाँ पे देखना, इज इक्वल टू किया। आप लोगों को याद होगा सबसे शुरू की क्लास में हम लोगों ने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, वहाँ पे हमारा रिलायंस कंपनी का एबिटा निकला हुआ था, वहीं पे हमारा ईबीटी निकला था। या तो आप एबिटा में से जो है आपका डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, या
ईबिट में इंटरेस्ट को प्लस कर लो तो आपका ईबीआईटी निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी के केस में एबिटा में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, हमारा ईबीआईटी जो है वो आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि आज की क्लास में वर्कबुक पूरी एक कर लो ताकि आप लोग जो है लिंकिंग क्रिएट कर सको। इससे क्या होगा, सिर्फ डेटा शीट को चेंज करना पड़ेगा, बाकी आगे का डेटा ऑटोमेटिकली आपका अपडेट होते जाएगा। एक बार ईबीआईटी आ गया, अब एक सेल छोड़ के आपको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। कैसे आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल करेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कितना आ रहा है। यही फॉर्मूला है, अर्निंग कितना हुआ डिवाइडेड बाय कितना लगाया गया था, उसको जो है आप ला देंगे एंड उसको फिर परसेंटेज फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मैं पहले फ्रीज पेन कर लेती हूँ। नाउ मैं नीचे इजिली इसे स्क्रॉल कर सकती हूँ, राइट। आपका आरओआईसी आ गया हमारे पास, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल आ गया। ठीक है, फॉर्मेटिंग को भी उठा लो एंड यहीं पे वापस चिपका दो। बिजनेस की ग्रोथ निकाल रहे थे, री इन्वेस्टमेंट रेट निकालना था हमको बिजनेस की ग्रोथ निकालने के लिए, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल चाहिए था, जिसके बेसिस पे हम लोग बिजनेस की इंट्रिंसिक ग्रोथ निकालेंगे। यही जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है आगे टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने में बेस बनने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान से परफॉर्म करें। अब जो है ऊपर से जो कैलकुलेशन ऑफ आरओआईसी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये हमारा निकल गया। इसी फॉर्मेट को मैं नीचे कॉपी करने वाली हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फॉर्मेट को कॉपी करने से डेट की जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोगों ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल निकाला था, अब हम लोग निकालने वाले हैं रिटर्न ऑन कैलकुलेशन ऑफ री इन्वेस्टमेंट रेट। कैलकुलेशन ऑफ री इन्वेस्टमेंट रेट निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल निकालेंगे, एंड जिसके बेसिस पे हमारा बिजनेस का इंट्रिंसिक ग्रोथ आ जाएगा। सिंपल। डेट के फॉर्मेट को भी करेक्ट कर लो और हेडिंग को भी। अब मेरे को निकालना है री इन्वेस्टमेंट रेट। री इन्वेस्टमेंट रेट कैसे निकालूंगी? आपको याद होगा हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया था, कैश फ्लो का हमारे पास डेटा था। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई थी हम लोगों ने, उससे ही उसी का डेटा यूज करके हम लोग जो है निकालने वाले हैं हमारा री इन्वेस्टमेंट रेट। किस तरीके से होगा? एसेट परचेस और एसेट सोल्ड, ये दो चीज हमको ध्यान में रखनी है हमारे री इन्वेस्टमेंट रेट निकालने के लिए। फिक्स एसेट परचेस, फिक्स एसेट सोल्ड, इसका डेटा हमको चाहिए जो कि हमारा आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। इसको जो दो डेटा हमको चाहिए ना, मैं हाल फिलहाल के लिए उनको बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि इन दो डेटा का यूज़ करके हम लोग जो है री इन्वेस्टमेंट रेट निकालने वाले हैं। और ये भी ध्यान रखो कि मैं इनको भी बोल्ड कर रही हूँ ताकि मेरे को ये पता रहे मुझे मार्च 19 से मार्च 23 तक का डेटा चाहिए। किसका डेटा चाहिए? फिक्स एसेट परचेज और फिक्स एसेट सोल्ड का। ये क्यों चाहिए? ताकि मैं री इन्वेस्टमेंट रेट निकाल सकूँ। ठीक है।
यहाँ पे आ जाएंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ पे। मैं लिखना चाहती हूँ नेट कैपेक्स। नेट कैपेक्स कैसे आएगा? फिक्स एसेट परचेज और फिक्स एसेट सोल्ड का नेट हम लोग निकालने वाले हैं, उसके बेसिस पे हमारा नेट कैपेक्स आने वाला है। ठीक है, तो ये दिया मार्च 19 का फिक्स एसेट परचेज का अमाउंट को आप सिलेक्ट करेंगे। इसको हम लोग जो है सम करते हैं दोनों को, फिक्स एसेट परचेज एंड फिक्स्ड एसेट सोल्ड, क्योंकि परचेज को हम लोगों ने ऑलरेडी नेगेटिव में लिखा हुआ है। ठीक है, परचेज हमारा नेगेटिव में है क्योंकि हम लोगों ने खरीदा है, हमारे पास से पैसा गया है, तो उसको हम लोगों ने ऑलरेडी नेगेटिव में लिखा है। इसलिए जब आप दोनों का सम करोगे तो आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया नेट कैपेक्स। नेक्स्ट आ जाता है, आपको निकालना है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप देखो, इज इक्वल टू आप लोगों ने लिखा है, उसके बाद आप ऊपर आ जाओ, आपको दिया है नेट वर्किंग कैपिटल। देखो अब कॉमन सेंस की बात लगाओ, चेंज निकालना है तो आपको दिस माइनस दिस, मतलब कि क्या, करेंट ईयर का डेटा माइनस करेंगे हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर के डेटा से, ताकि हम लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल को निकाल सके। याद रखना मार्च 20 में लिखेंगे, चेंज लिख रहे हैं, फर्स्ट ईयर का तो आएगा नहीं क्योंकि उसके पहले का डेटा है नहीं हमारे पास। तो हम लोग जो है इसको उठाएंगे, मार्च 20 पे लिखेंगे, मार्च 20 का डेटा माइनस मार्च 19 का डेटा होगा। क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आ रहा था तो डेफिनेटली चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी अपना नेगेटिव आएगा। एक्स्ट्रा कुछ कॉलम्स जो हैं उसको जो है मैं हटा देती हूँ ताकि इसकी बेटर प्रेजेंटेशन हो जाए। नीचे लिख दो EBIT। नेक्स्ट आ जाता है आपका टैक्स। EBIT इज इक्वल टू, ऊपर से लिंक कर लो या फिर से कैलकुलेट कर दो, आपके ऊपर है। निकाला तो हम लोगों ने वैसे ही है, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, ऊपर से लिंक कर दोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आ गया आपका EBIT। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, हम लोग लिखने वाले हैं टैक्स इज इक्वल टू, फिर से हमारे हिस्टोरिकल एफएस में आ जाओ, वहाँ पे हमारे पास टैक्स रेट था, ध्यान रखना मार्च 19 से आपको लेना है। ठीक है, ये दिया है टैक्स रेट। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम लोग निकालने वाले हैं री इन्वेस्टमेंट रेट। री इन्वेस्टमेंट रेट का फॉर्मूला क्या आता है, किस तरीके से री इन्वेस्टमेंट निकलेगा? री इन्वेस्टमेंट रेट निकालने के लिए पहले हम लोग निकाल रहे हैं री इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। ठीक है, वो कैसे आएगा? नेट कैपेक्स प्लस करेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा हमारा री इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, नेट कैपिटल, नेट कैपेक्स प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये आ गई आपकी री इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, राइट। उसके ऊपर मैं एक और सेल इंसर्ट कर देती हूँ, EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स, एंड इसे भी मैं निकाल लेती हूँ, EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। EBIT ब्रैकेट ओपन इंटू ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टैक्स रेट। ये आ गया आपका EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। उसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं हमारा री इन्वेस्टमेंट रेट। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट रेट के लिए आपको क्या करना रहेगा, इज इक्वल टू प्रेस करोगे अमाउंट ऑफ री इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने निकाला EBIT 1 माइनस टैक्स रेट, इसके बेसिस पे आपका आ गया है री इन्वेस्टमेंट रेट। फिर से इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सुधार लेंगे हम लोग।
फिर से एक हेडिंग दे दो। देखो मैंने बोला कि ROIC निकालो, री इन्वेस्टमेंट रेट निकालो, उसके बेसिस पे इंट्रिंसिक ग्रोथ आ जाएगी। तो फिर से हम लोग जो है हेडिंग देंगे, इसको भी डेट को यार फिर से करेक्ट कर लो, ये नीचे लाने पे जो है डेट हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किस चीज़ का करने वाले हैं, देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ का कैलकुलेशन करने वाले हैं। री इन्वेस्टमेंट रेट को हम लोगों ने लिखा, ठीक है, लिंकिंग क्रिएट करके। ROIC को आप लिख दो लिंकिंग क्रिएट करके। एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ कैसे आएगी, दिस इनटू दिस, सिंपल। ये आ गई आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट ऑफ द बिजनेस। ये जो रहेगी वो बनेगी टर्मिनल कैश वैल्यू, जो रहता है ना आपका टर्मिनल कैश फ्लो, उसका ये जो है बेस बनने वाला है। उसके बेसिस, इसके बेसिस पे उसको आगे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है परसेंटेज फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हल्की सी फॉर्मेटिंग हर जगह की हम लोग चेंज कर लेंगे। Okay, so this was all about our class, that was about all about intrinsic growth rate निकालना। intrinsic growth rate हम लोगों ने क्या बोला कि intrinsic growth निकालने के लिए हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल चाहिए, रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट रेट चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करने से इंट्रिंसिक ग्रोथ आती है। अगली क्लास में हम लोग DCF का जो है मॉडल को कंप्लीट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप टर्मिनल कैश वैल्यू को निकालने वाले हैं, एंड वहां पे आपका जो ये सीरीज रहेगा वो बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करो ताकि इसकी रीच में बढ़ा सकूं।